हेलो एवरीवन, माय नेम इज साक्षी आर्या। आज हम पढ़ने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर 4 के रिमेनिंग प्रोविज़न के बारे में। क्लास फोर्थ में हमने 43 से लेकर के 53 तक के प्रोविज़न कवर करे थे। अब हम क्लास शुरू करेंगे 54 से, ठीक है। 54 में हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रोमाइज विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमाइज। मतलब इसमें ये है कि वो जो प्रोमाइज है वो फर्स्ट परफॉर्म होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट करेगा रेसिप्रोकल प्रोमाइजेज को। एक कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमाइजेज सच दैट वन ऑफ देम कैन नॉट बी परफॉर्म। अगर वो रेसिप्रोकल प्रोमाइजेज को कंसिस्ट करता है वो परफॉर्म नहीं होगा, इट्स परफॉर्मेंस कैन नॉट बी क्लेम, उसकी परफॉर्मेंस क्लेम नहीं होगी। एंड द अदर हैज़ बीन परफॉर्म, तो क्या है, दूसरा पार्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट का वो परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। द प्रोमाइजर ऑफ द प्रोमाइजी लास्ट मेंशन फेल टू परफॉर्म, और अगर प्रोमाइजर या प्रोमाइज को परफॉर्म करने में क्या होता है, फेल होता है, तो प्रोमाइजर क्या है, क्लेम नहीं कर सकता उस रेसिप्रोकल प्रोमाइजेज के परफॉर्मेंस को, ठीक है। और वो कंपनसेशन करेगा अदर पार्टी को, टू मेक कंपनसेशन टू द अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉस, उस लॉस के लिए जो अदर पार्टी को सस्टेन हुई है बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन डिफॉल्ट फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सेक्शन 54 में हमने ये पढ़ा है। इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए हायर बी शिप टू टेक in and convey from Kolkata to Mauritius a cargo to be provided by A, B receiving a certain freight for its convenience. A does not provide any cargo for ship and A cannot claim performance of B's promise, make compensation to B for loss and B sustained by non-performance of the कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या बताया है कि ए ने बी की शिप हायर करी कन्वे करने के लिए, जो कोलकाता से मॉरिशियस तक कार्गो उसको प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन क्या है, बी ने क्या है, रिसेंट जो क्या है, सर्टेन फ्राइट लेने के बाद, उसकी कन्वीनियंस लेने के बाद में ए को क्या है, कार्गो देने से मना कर दिया। तो ए क्या है, मतलब सॉरी, ए ने क्या है, उस कार्गो को शिप मतलब शिप के द्वारा देने से मना कर दिया। तो ए परफॉर्मेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकता है बी के प्रोमाइस से, और कंपनसेशन करेगा बी को जो उसको लॉस सस्टेन हुआ है, ठीक है। आगे बी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू एग्जीक्यूट सर्टेन ए बिल्डर्स वर्क फॉर ए फिक्स्ड प्राइस। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से कि वो एग्जीक्यूट करेगा बिल्डर्स का वर्क एक फिक्स प्राइस पर। बी सप्लाई करता है इसको फोल्डिंग एंड टिम्बर नेसेसरी फॉर द वर्क। तो बी क्या है, इन थिंग्स को उसको प्रोवाइड करता है जिसमें इसका फोल्डिंग या टिम्बर्स हैं वर्क करने के लिए। और अगर बी बाद में क्या है, रिफ्यूज़ कर देता है टू फर्निश, उसको फर्निश करने से इन इंस्ट्रूमेंट इस इन थिंग्स को लेकर के, तो वर्क एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ए नीड नॉट एग्जीक्यूट, तो ए को वर्क करने की जरूरत नहीं है और बी बाउंड नहीं है उसको कंपनसेशन पे देने के लिए उस लॉस को जो उसको किया गया है, ठीक है। सी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू डिलीवर टू हिम एट ए स्पेसिफाइड प्राइस। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से उसको डिलीवर करने के स्पेसिफाइड प्राइस पर सर्टेन मर्केंटाइज ऑन द बोर्ड ऑफ द शिप, उस मर्केंटाइज पर बोर्ड पर जो शिप का है, ठीक है, और अराइव नहीं होता है, विच कैन नॉट बी अराइव, जो मंथ में अराइव नहीं होता है, बीइंग एज टू पे फॉर द मर्केंटाइज विथिन ए वीक फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बी क्या है, बीइंग एज हो गया उस मर्केंटाइज के बेस पर उसको पे करने के लिए विथिन ए वीक में कॉन्ट्रैक्ट की डेट से, ठीक है। बी डज नॉट पे, तो बी क्या है, अगर पे नहीं करता है एक वीक में, तो ए प्रोमाइज टू डिलीवर नीड नॉट, तो क्या है, ए को अपना प्रोमाइज परफॉर्म करने की कोई नीड नहीं है, और बी क्या है, बी उसको कंपनसेशन देगा इसके लिए, ठीक है। आगे आते हैं हम इसके इलस्ट्रेशन डी में, जिसमें ए प्रोमाइज टू बी, ए प्रोमाइज करता है बी से उसको सेल करने का 100 बॉल्स ऑफ मर्केंटाइल टू बी डिलीवर नेक्स्ट डे। तो क्या है, उसको नेक्स्ट डे पर वो क्या है, मर्केंटाइज के जो 100 बॉल है, 100 बॉल्स वो उसको डिलीवर कर देगा। बी प्रोमाइज करता है ए को पे करने के लिए 1 मंथ के भीतर, ठीक है। और ए डज नॉट, अगर वो ए अपना प्रोमाइज डिलीवर करने का नहीं पूरा करता है, तो बी प्रोमाइज पे जो पे करने का बी का प्रोमाइज है उसको वो परफॉर्म करने की कोई नीड नहीं है, और उस केस में ए उसको कंपनसेट करेगा, ठीक है। आगे आते हैं सेक्शन 55, जिसमें इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट ए फिक्स टाइम इन सर्टेन इन विच टाइम इज असेंटियल।
अगर कोई फिक्स टाइम दिया गया है हमें कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए और उसमें अगर कोई फेल हो जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट एसेंटियल को परफॉर्म करने के लिए, तो उसका इफेक्ट क्या होगा ये हमें सेक्शन 55 में बताया है। व्हेन ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट प्रोमाइज टू डू एन सर्टेन थिंग एट एंड बिफोर ए स्पेसिफाइड टाइम, अगर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है प्रोमाइज करने का टू डू और सर्टेन थिंग बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम, उस स्पेसिफाइड टाइम के पहले ही, और सर्टेन थिंग पर या बिफोर स्पेसिफाइड टाइम अगर वो फेल हो जाती है, फेल टू डू एनीथिंग सच थिंग बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो जो परफॉर्म नहीं हुआ है वो वॉइडेबल हो जाएगा उस प्रोमाइजी की ऑप्शन पर। जैसे कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए या किसी थिंग्स को डन करने के लिए किसी पार्टी को कोई स्पेसिफाइड टाइम दिया गया, उस स्पेसिफाइड टाइम में अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट के एसेंटियल को परफॉर्म कर लेता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। लेकिन इफ़ ही फेल टू डू सच थिंग, अगर वो उन थिंग्स को पूरा करने में क्या है फेल हो जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है वॉइडेबल हो जाएगा उस प्रोमाइजी के ऑप्शन पर। इफ़ द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज वाज दैट द टाइम शुड बी एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर पार्टीज की इंटेंशन क्या होगी कि टाइम क्या है असेंटियल पार्ट्स है कॉन्ट्रैक्ट का, तो उस केस में वो प्रोमाइजी की ऑप्शन पर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो सेकंड पार्ट में हमें बताया है इफेक्ट ऑफ सच फेलियर व्हेन टाइम इज़ नॉट असेंटियल, पहले पार्ट में तो हमें बताया कि टाइम इज़ असेंटियल, लेकिन सेकंड पार्ट में हमें बताया कि उस केस में जहाँ पे फेलियर कब होता है, जहाँ पे टाइम असेंटियल नहीं होता। इफ़ इट वाज नॉट इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, अगर पार्टीज की कोई इंटेंशन नहीं होती कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए टाइम असेंटियल है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइडेबल बाय द फेलियर ऑफ सच थिंग, उस थिंग के डन नहीं होने पर या फेलियर होने पर वो क्या है कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा या उस स्पेसिफाइड टाइम पर। लेकिन प्रोमाइजी एंटाइल टू कंपनसेशन, लेकिन प्रोमाइजी एंटाइल होगी उस कंपनसेशन को लेने के लिए प्रोमाइजर से जो कि उसको लॉस सस्टेन हुआ है उस फेलियर से। ठीक है, इसमें जो थर्ड पार्ट में बताया है इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट ए टाइम अदर देन द एग्रीड अपॉन, अगर एक्सेप्टेंस का इफेक्ट क्या होगा कि मैंने परफॉर्मेंस करने के लिए कोई एक्सेप्टेंस दी है एज ए टाइम पीरियड में, तो उसका क्या इफेक्ट होगा उसमें अगर दोनों पार्टी एग्रीड होते हैं तो। इफ़ इन एनी केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है ऑन द अकाउंट्स ऑफ द प्रोमाइजर फेलियर टू परफॉर्म हिज प्रोमाइज, अगर प्रोमाइजर फेल हो जाता है अपने प्रोमाइज को परफॉर्म करने के लिए एट द टाइम एग्री, जिसमें दोनों पार्टी एग्री थे, तो प्रोमाइजी एक्सेप्ट करेगा। प्रोमाइजी क्या एक्सेप्ट करेगा परफॉर्म करने के लिए उस प्रोमाइज को किसी भी टाइम पर अदर देन द एग्रीड, जो पार्टीज के बीच में टाइम फिक्स हुआ है उसकी बजाय अदर पीरियड टाइम में वो उसको परफॉर्म करने के लिए अगर प्रोमाइजी एग्रीड होता है तो प्रोमाइजी क्लेम नहीं कर सकता है कंपनसेशन का फॉर लॉस ओकेजन बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमाइज, जो नॉन परफॉर्मेंस हुआ है उस प्रोमाइज के उसके लिए वो कोई लॉस हुआ है उसको वो कंपनसेशन नहीं ले सकता, उसके लिए क्लेम नहीं कर सकता अनलेस जब तक कि उसकी एक्सेप्टेंस नोटिस के द्वारा ना दी गई हो। उसने जो एक्सेप्टेंस दी गई है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कर लेगा, ठीक है, उसका करवा लेगा उस टाइम पीरियड के जो अदरवाइज है जो उन्होंने फिक्स की थी। ठीक है, और अगर लेकिन किस केस में जब वो टाइम पीरियड क्या है वो टाइम पीरियड उनकी एक्सेप्टेंस से हुआ है, किसकी एक्सेप्टेंस से, जिसमें उसने प्रोमाइजर को क्या है नोटिस दे दिया है और इस इंटेंशन से करने का कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इस सेक्शन 56 में हम पढ़ते हैं एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है इम्पॉसिबल एक्ट पर तो उसका इफेक्ट क्या होगा। एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड, तो उस केस में क्या है वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट आफ्टरवर्ड बिकम इम्पॉसिबल एंड अनलॉफुल, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है किसी एक्ट को करने के लिए बाद में वो इम्पॉसिबल अनलॉफुल हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिकम इम्पॉसिबल और बाय द रीजन ऑफ सम इवेंट व्हेन द प्रोमाइजर कुड नॉट प्रिवेंट, जहाँ पर क्या है उस प्रोमाइजर को प्रिवेंट नहीं किया गया है, तो उस केस में अगर वो अनलॉफुल होता है या वॉइड होता है तो वो एक्ट क्या है वो इम्पॉसिबल और अनलॉफुल हो जाएगा। ठीक है, इसके थर्ड पार्ट में बताया है कंपनसेशन फॉर लॉस थ्रू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट नॉन टू बी इम्पॉसिबल एंड अनलॉफुल,
कंपनसेशन उस लॉस के लिए जिसमें अगर कोई एक्ट है वो इम्पॉसिबल और अनलॉफुल है और उसकी नॉन परफॉर्मेंस हुई है, इन डिफ़ॉल्ट ऑफ परफॉर्मेंस हुई है, तो उस केस में अगर कंपनसेशन दी जाती है तो उसके लिए ये पार्ट बताया गया है। ठीक है, वेयर वन पर्सन हैज़ प्रोमाइज टू डू समथिंग, अगर कोई व्यक्ति प्रोमाइज करता है कुछ करने के लिए, वो जानता है विथ रीजनेबल डिलिजेंसी से कि माइट हैव नोन, जो उसके द्वारा नॉलेज में है, विच द प्रोमाइज डिड नॉट नोन, लेकिन प्रोमाइजी क्या है, प्रोमाइजी उसके बारे में नहीं जानती है कि वो एक्ट क्या है, वो इम्पॉसिबल और अनलॉफुल है। तो प्रोमाइजर क्या है, मेक कंपनसेशन करेगा प्रोमाइजी को उसके लॉस के लिए, और प्रोमाइजी सस्टेन करेगी उस परफॉर्मेंस नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमाइजर के लिए। ठीक है, पढ़ते हैं ए एग्री विद बी टू डिस्कवर ट्रीजर बाय मैजिक, दिस एग्रीमेंट इज वॉइड। ए एग्री होता है बी के साथ में कि वो ट्रीजर को मैजिक के द्वारा डिस्कवर करेगा, तो ये एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। बी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर बिफोर द टाइम इज फिक्स फॉर द मैरिज एंड ए गोज मैड, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। क्या है, ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि वो एक दूसरे से शादी करेंगे, और जो टाइम फिक्स हुआ है मैरिज का उससे ही पहले ए पागल हो जाता है, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड होगा। ठीक है, सी इलस्ट्रेशन में हम आते हैं ए कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी टू बी बीइंग ऑलरेडी मैरिड टू सी, ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से शादी करने का जो कि ऑलरेडी मैरिड है सी से, और बीइंग फॉरबिडन बाय लॉ, तो लॉ के द्वारा क्या है, फॉरबिडन है, टू विच ही इज सब्जेक्ट टू प्रैक्टिस पॉलीगमी, जो कि मतलब बहुत सारी शादियों करने पर क्या है, बैन है, तो क्या पॉलीगमी है। तो उस केस में ए मस्ट में एक कंपनसेशन करेगा बी को, जो बी को लॉस हुआ है नॉन परफॉर्मेंस उस प्रोमाइज के डिफॉल्ट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, डी इलस्ट्रेशन में पढ़ते हैं ए कॉन्ट्रैक्ट टू टेक कार्गो फॉर बी एज ए फॉरिन पोर्ट, और एज गवर्नमेंट क्या है, डिक्लेयर कर देती है वार अगेंस्ट द कंट्री इन विच द पोर्ट इज सिचुएटेड, जहाँ पर वो पोर्ट क्या है सिचुएटेड है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड हो जाएगा अगर वार के डिक्लेयर करने के बाद में। ठीक है, आगे इलस्ट्रेशन ई में आते हैं ए कॉन्ट्रैक्ट टू एक्ट एज ए थिएटर फॉर 6 months इन कंसिडरेशन ऑफ सम पेड बाय एडवांस टू बी ऑन सेवरल ओकेजन, ए इज टू इल, एक क्या है बहुत बीमार हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है उन ओकेजन पर क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, 57 में हम आते हैं रेसिप्रोकल प्रोमाइजेज टू डू थिंग्स लीगल एंड आल्सो अदर थिंग इलीगल व्हेन द पर्सन रेसिप्रोकली प्रोमाइजेज, तो क्या है, पर्सन रेसिप्रोकली प्रोमाइजेज करता है फर्स्टली थिंग्स को कुछ सर्टेन थिंग्स को करने के लिए जो कि लीगल है, एंड सेकेंडली जो स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस पर कुछ अदर थिंग करनी है वो क्या है, वो इलीगल हो जाती है। तो फर्स्ट सेट है ना प्रोमाइज का, वो क्या होगा, वो वैलिड होगा, लेकिन सेकंड सेट क्या है, वो वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है, इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं ए एंड बी एग्री दैट ए शैल बी ए हाउस ऑफ 10,000 रुपीज़, ए क्या है अपना घर बेचेगा बी को 10,000 रुपये में, बट देन बी यूजेज इट एज गैम्बलिंग हाउस एंड ही शैल पे 50,000 रुपीज़ फॉर इट। तो क्या है, बी उससे क्या है दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो उस घर को क्या है जुए वाला घर बनाएगा, तो उसके बाद में वो उसको 50,000 रुपये देगा इसके लिए। तो इस केस में क्या है, रेसिप्रोकल प्रोमाइजेज हुआ है, इसमें फर्स्ट एग्रीमेंट है जो किया गया है वो वैलिड है 10,000 रुपीज़ का, लेकिन जो गैम्बलिंग हाउस की बेस पर 50,000 दिए गए हैं ये एग्रीमेंट वॉइड होगा। फर्स्ट सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमाइजेज नेमली टू सेल हाउस एंड टू पे 10,000 रुपीज़ इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट है, एंड सेकेंड इज अनलॉफुल नेमली बी यूजेज द हाउस एज गैम्बलिंग हाउस, तो ये क्या होगा, ये वॉइड एग्रीमेंट होगा। ठीक है, सेक्शन 58 में हम पढ़ते हैं अल्टरनेटिव प्रोमाइजेज वन ब्रांच बीइंग इलीगल। अल्टरनेटिव प्रोमाइजेज अगर कोई ब्रांच लीगल है एज ए कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी पार्ट में या एग्रीमेंट के किसी पार्ट में जो कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट लीगल है, लेकिन उसका कोई भी अल्टरनेटिव पार्ट है जो कि इलीगल है, इन केस ऑफ अल्टरनेटिव प्रोमाइज वन ब्रांच ऑफ विच इज़ इलीगल, अगर कोई एक ब्रांच है जो कि लीगल है लेकिन अदर इज़ इलीगल, तो लीगल ब्रांच अलोन कैन बी एनफोर्स, तो जो क्या है लीगल ब्रांच को ही एनफोर्स किया जाएगा लॉ के द्वारा। ठीक है, इलस्ट्रेशन से हम एग्री करता है बी को 1,000 रुपीज़ देने के लिए, बी शैल आफ्टरवर्ड क्या करता है उसको राइस या स्मल्ड ओपियम देने के लिए कहता है। तो इस केस में राइस को अगर उसको सेल करना है तो ये क्या है, एग्रीमेंट का वो पार्ट है लीगल है, लेकिन स्मल्ड ओपियम जो क्या है इंटॉक्सिकेटेड कोई थिंग है, स्पेसिफाई एक इंटॉक्सिकेटेड थिंग जो कि इलीगल है, फॉरबिडन है, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट का वो पार्ट है वो इलीगल है। ठीक है, इस केस में वो क्या है, वॉइड हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा।
आगे आते हैं, हमें समझते हैं परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमाइजेस सेक्शन 51 टू 58, जिसमें रेसिप्रोकल प्रोमाइजेस 51 से 54 में बताए गए हैं, जो कि 54 में क्या है, ये सिमुलटेनियसली परफॉर्म होते हैं। 52 में जो ऑर्डर फिक्स हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में परफॉर्म होते हैं। 53 में इफेक्ट होता है, जो कि अगर कोई ऑब्स्टेकल या हिंड्रेंस आती है तो उस केस में पार्टी परफॉर्म करती है और कॉन्ट्रैक्ट उस पार्टी के परफॉर्मेंस पर वॉइड और वैलिड और वॉइडेबल होती हैं। ठीक है। 54 में क्या है, फेलियर, अगर वो फर्स्टली परफॉर्म करने में फेलियर हो जाता है तो उस केस में वो परफॉर्मेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। अब आते हैं हम इफेक्ट ऑफ फेलियर एंड इम्पॉसिबिलिटी, जो कि हमें 55 से लेकर के 58 तक बताया गया है। सेक्शन 55 में अगर कोई टाइम एसेंस है जिसमें वॉइडेबल है फेलियर होने पर, 56 में इम्पॉसिबल एक्ट है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट का क्या है, एसेंशियल पार्ट टाइम बताया गया है। 57 में जो रेसिप्रोकल ऑफ लीगल एंड इलीगल एग्रीमेंट को करने के लिए, तो उस केस में कोई भी जो कंसिस्टिंग पार्ट है वो क्या है, वो वॉइड है और इम्पोजली डिस्चार्ज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को। और 58 में हमें अल्टरनेटिव प्रोमाइज बताया गया है जिसमें वन पार्ट लीगल होगा एंड द अदर पार्ट इज इलीगल। ठीक है। These section govern the manner and timing consequence for performing mutual promises and including impossibility and failure। सेक्टर 4 के आगे वाले पार्ट में, जिसमें अपोर्शन ऑफ पेमेंट की बात कही गई है, जो सेक्शन 59 से शुरू होती है। 59 सेक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेब्ट इज डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। अगर कोई पेमेंट के लिए एप्लीकेशन की गई है जिसमें डेब्ट को डिस्चार्ज किया गया है, इंडिकेट किया गया है, तो उस केस में क्या है, वेयर डेब्टर ओविंग सेवरल डिस्टिंक्ट डेब्ट, अगर क्या है डेब्टर ने बहुत सारी अलग अलग डेब्ट ले रखी है एक पर्सन के लिए, तो मेक पेमेंट, उसको पेमेंट करता है, जो कि एक्सप्रेस लिमिट इंटीमेशन के साथ में और अंडर सर्कमस्टांसेस, जो इम्प्लाइंग करती है कि पेमेंट क्या है, अप्लाइड हो उस डिस्चार्ज पार्टिकुलर डेब्ट को डिस्चार्ज करने के लिए। इसमें बताया गया है अगर कोई डेब्टर है जिसने सेवरल डिस्टिंक्ट डेब्ट ली है एक पर्सन से, तो उसको वो क्या है, वो एक्सप्रेस इंटीमेशन में पेमेंट करता है। ठीक है, उसमें पेमेंट करता है और उस सर्कमस्टांसेस में क्या है, उसकी जो सम पार्टिकुलर डेब्ट्स है वो उस पेमेंट के बाद में क्या है, वो डिस्चार्ज हो जाती हैं और पेमेंट उसके एक्सेप्टेंस से अप्लाइड हो जाती हैं। ठीक है। आगे हम इलस्ट्रेशन से पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन में हमें बताया गया है ए ओज बी अमोंग अदर डेब्ट्स। तो क्या है, ए ने बी से लिया है कोई भी जो कि अमाउंट, और वो क्या है, उसमें उस पर अलग से डेब्ट्स लगे हुए हैं एक प्रोमाइजरी नोट पर, जो फॉल ड्यू ऑन 1 जून, जो 1 जून पर उसको क्या है पेमेंट करनी है। ही ओज बी नो अदर डेब्ट्स ऑफ सच अमाउंट्स, और क्या है, उसने उस बेस पर बी से कोई दूसरा अमाउंट नहीं लिया है। 1 जून को बी को पे करेगा 1000 रुपीज़ एंड द पेमेंट इज अप्लाइड टू डिस्चार्ज ऑफ प्रोमाइजरी नोट। तो वो पेमेंट होने पर उसका क्या है, उस प्रोमाइजरी नोट के पेमेंट का जो उसने बी से लिया है, तो उस पेमेंट के अप्लाइड होने पर वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है। बी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए ओज टू बी अमोंग अदर डेब्ट्स द सम ऑफ 567 रुपीज़ एंड बी राइट ए एंड डिमांड्स पेमेंट ऑफ दिस सम एंड ए सेंड बी 567 rupees. This payment is to be applied to discharge of the debt of which B has demanded the payment। इसमें बताया गया है अगर उसने उससे धन उधार लिया है, उनमें से बहुत सारे धनों में जो डेब्ट जो ऋण लिए हैं उसमें से 567 रुपीज़ हैं, जो 567 उसमें क्या है, बी लिखता है अपनी डिमांड्स पेमेंट करता है वो उसको, और वो ए क्या है, उसको जो 567 रुपीज़ क्या है भेज देता है। तो ये पेमेंट क्या है, उस डेब्ट को डिस्चार्ज करने के लिए जो उसने एक्स्ट्रा उससे ली थी वो पेमेंट डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है। सेक्शन 60 में पढ़ते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट व्हेन द डेब्ट इज टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड। अगर कोई एप्लीकेशन की गई है पेमेंट के लिए, लेकिन अगर उसमें डेब्ट डिस्चार्ज नहीं होती है, तो उस केस में डेब्ट डिस्चार्ज होती है लेकिन इंडिकेट नहीं होती है, तो उस केस में इफेक्ट क्या होगा, वेयर द डेब्टर हैज़ ओमिटेड टू इंटीमेट एंड देयर इज नो अदर सर्कमस्टांसेस। अगर डेब्टर को ओमिट किया गया है, उसे मतलब वो क्या है, डेब्टर वो अपने आप में ही उस चीज़ का लोप कर लेता है, इंटीमेट करने का, उसको बताने के बारे में देयर इज, और वहाँ पर कोई अदर सर्कमस्टांसेस नहीं है जो इंडिकेट करती हैं कि डेब्ट की पेमेंट क्या है, अप्लाइड हो गई है, तो उस केस में क्या है, क्रेडिटर में अप्लाइड इट एट द डिस्क्रेशन एंड लॉफुल डेब्ट इज एक्चुअली ड्यू। तो क्या है, क्रेडिटर अप्लाई करेगा
अपने डिस्क्रिप्शन में कि उसकी जो लॉफुली डेप्ट है ना वो अभी भी बची हुई है और पेएबल टू हिम फ्रॉम द डेप्टर, और क्या है, डेप्टर से पेमेंट होना उसकी अभी बाकी है। इट्स रिकवरी इज एंड इज नॉट बिन बार्ड बाय लॉ इन फोर्स फॉर द टाइम बिंग एज लिमिटेशन ऑफ शूट। तो इस केस में क्या है, उसकी रिकवरी करना अभी जरूरी है और वो क्या है, लॉ के द्वारा किसी भी केस में बार्ड नहीं है लिमिटेशन की शूट में। ठीक है, तो इसमें 61 में हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट व्हेन नाइदर पार्टी इज अप्रोप्रिएट। जहाँ पर एप्लीकेशन देना पेमेंट की, जहाँ पर कोई भी पार्टी अप्रोप्रिएट ना हो, वेयर द नाइदर पार्टी मेक्स एन अप्रोप्रिएशन, मतलब क्या है, कोई भी पार्टी अगर कोई अप्रोप्रिएशन नहीं करती है एज ए पार्ट ऑफ द पेमेंट, जिसमें क्या है, पेमेंट शुड बी अप्लाई इन द डिस्चार्ज ऑफ द डेट इन ऑर्डर ऑफ द टाइम। तो क्या है, पेमेंट अप्लाइड होगी जैसे ही वो डेप्ट का डिस्चार्ज करेंगे टाइम के ऑर्डर में। वेर दे आर एंड आर नॉट बार्ड बाई लॉ, वो क्या है, वो नहीं होंगे या बार्ड नहीं होंगे लॉ के द्वारा इन्फोर्स फॉर द टाइम जो स्पेसिफाई किया गया है लिमिटेशन ऑफ शूट में। एंड इफ डेप्ट आर इक्वल स्टैंडिंग debt are equally standing and the payment should be applied in discharge of each proportionally and contract which need not to be performed। इस केस में बताया गया है अगर कोई भी पेमेंट की एप्लीकेशन की गई है जिसमें कोई भी पार्टी अप्रोप्रिएशन अपना नहीं देती है, कोई भी पार्टी अप्रोप्रिएशन नहीं करती है, तो पेमेंट अप्लाइड होगी टाइम के ऑर्डर में। पेमेंट अप्लाई होने पर क्या है, वो बेस पे जो प्रोपोर्शनली कोई पार्टी जो उसकी पेमेंट करती है और कॉन्ट्रैक्ट के उसमें परफॉर्म करने की कोई भी नीड नहीं है। सेक्शन 67 में हमें ये बताया है। ठीक है, आर के माध्यम से समझते हैं जिसमें अप्रोप्रिएशन पेमेंट के बारे में बताया गया है, जिसमें अप्रोप्रिएशन पेमेंट है जो 59 से 61 के प्रोविज़न बताए गए हैं। इसमें डेप्टर की ओपिनियन है, क्रेडिटर की ओपिनियन है, या क्रेडिटर जिसमें कोई भी पार्टी अगर परफॉर्म करती है, सॉरी मिस प्रिंट हुआ है, इसमें 61 सेक्शन आना चाहिए था। ठीक है, इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताया गया है अगर क्रेडिटर क्या है स्पेसिफाई नहीं करता है तो वो अप्लाई कर सकता है लॉफुल डेप्ट के लिए। ठीक है, इसमें ये प्रोविज़न बताए गए हैं। इलस्ट्रेशन से हम फर्स्ट इलस्ट्रेशन में बताया है ए ओज मनी टू बी अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। ए बी से कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत कोई भी मनी लेता है जो कि दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है ए एंड बी में। बाद में क्या है, सी दैट आफ्टरवर्ड सी एक्सेप्ट कर लेता है उस डेप्ट को ए की बजाय में, तो ऑल डेप्ट ए और बी के बीच में क्या है खत्म हो जाती है, लेकिन न्यू डेप्ट फ्रॉम सी हैज़ बीन कॉन्ट्रैक्टेड, बी और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, सेकेंड इलस्ट्रेशन में हमें बताया है ए ओज बी 10,000 rupees and A entered into an agreement with B and gives A mortgage of his A's estate for 5,000 rupees in place of debt of 10,000 रुपीज़। दिस इज न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जिस्टिंग द ओल्ड। तो इस केस में क्या है, वो उसको 10,000 रुपये धन उधार देता है, तो क्या है, एग्रीमेंट में एंटर करते ही वो उसकी स्टेट क्या है मॉर्गेज पर दे देता है उसको 5,000 रुपये की केस में। तो इस केस में क्या है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट होता है, तो वो क्या है, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वो एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, स्टेशन सी से समझते हैं ए ओज बी 1,000 रुपीज़ अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, बी ओज सी एंड 1,000 रुपीज़ एंड बी ऑर्डर ए टू बे द क्रेडिटर credit C with 1,000 rupees in his books and C does not assent to do agreement। इस केस में क्या है, ए बी से 1,000 रुपीज़ लेता है कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत और बी सी से लेता है। तो बी क्या है, बी ऑर्डर्स ए क्रेडिट करता है सी को 1,000 रुपीज़ बुक्स के केस में, और बी अगर उस पर अपनी कोई असेंट नहीं देता है एग्रीमेंट को करने की, तो बी क्या है, बी स्टिल लाइबल टू पे सी 1,000 रुपीज़, नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन एंटर्ड। तो क्या है, कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं हुआ है। सेक्शन 63 में हम पढ़ते हैं प्रोमाइजी मे डिस्पेंस विथ एंड रिमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमाइजी। एवरी प्रोमाइजी मे बी डिस्पेंस विथ एंड रिमिट होली एंड पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमाइजी मेड टू हिम एंड मे एक्सटेंड द टाइम फॉर द परफॉर्मेंस मे एक्सेप्ट इंस्टीड ऑफ इट सेटिस्फेक्शन विद इट थिंग्स फिट। अगर कोई प्रोमाइजी है वो डिस्पेंस होती है रिमिट करने के लिए परफॉर्मेंस उस प्रोमाइजी की, तो उस केस में क्या है, प्रोमाइजी क्या है, उसको डिस्पेंस किया जाएगा कि प्रोमाइजी आपको नीड नहीं है इसको परफॉर्म करने की विद द रिमिट, उसको पूरे रूप में या पार्ट के रूप में उस उस एग्रीमेंट के परफॉर्मेंस के लिए जो कि प्रोमाइजी को करना है, और उसको टाइम एक्सटेंड किया जाएगा परफॉर्मेंस करने के लिए, जो एक्सेप्ट इंस्टीड ऑफ एनी सेटिस्फेक्शन इज थिंक फिट, जो कि उसको एक्सेप्ट किया गया है प्रोमाइजी ने उस केस में जो कि सेटिस्फाइड है। ठीक है, आगे इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं
फर्स्ट इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए प्रोमाइजेज टू पेंट ए पिक्चर फॉर बी एंड बी आफ्टरवर्ड फॉरबिड हिम टू डू सो। ए ही इज नो लॉन्गर बाउंड टू परफॉर्म द प्रोमाइज। ए प्रोमाइज करता है कि एक पिक्चर को पेंट करेगा बी के लिए, बी बाद में उसको क्या है फॉरबिड करता है कि आप ऐसा मत करो, तो ए उसके बाद में क्या है बाउंड नहीं है उस प्रोमाइज को परफॉर्म करने के लिए। बी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए ओज बी 5,000 रुपीज़। ए क्या है बी से 5,000 रुपये धन उधार लेता है, ए उसको पे करता है बी को, बी एक्सेप्ट कर लेता है इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ होल डेट जो 2,000 रुपीज़ भी है जो कि पेड की गई है उस टाइम पर या प्लेस पर जो 5,000 रुपीज़ पेबल थे, तो होल सम डेब्ट क्या है इस केस में डिस्चार्ज हो जाती है। सी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए ओज बी 5,000 रुपीज़ एंड सी पे करता है बी को 1,000 रुपीज़ एंड बी एक्सेप्ट दे, बी उसको एक्सेप्ट कर लेता है इन सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज क्लेम जो कि उसने ए पर करना है उस केस में, ठीक है। तो दिस पेमेंट इज डिस्चार्ज, पूरे क्लेम को डिस्चार्ज करने के लिए क्या है वो पेमेंट सफिशिएंट है, ठीक है। इस केस में डी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए ओज बी अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट इज सम ऑफ मनी एंड द अमाउंट ही हैज़ नॉट बीन ascertained, then A without ascertaining the amount give to B and B in satisfaction thereof accept the sum of 2,000 rupees. This is discharge of all debt and whichever may be its amount. तो क्या है ए बी से कोई भी धन जो कि कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए सम ऑफ मनी है जो अमाउंट है जो कि असर्टेन नहीं है, बिना असर्टेन करे उस अमाउंट को ले लेता है, तो उस केस में क्या है ए बिना विदाउट असर्टेन करते हुए बी को दे देता है, बी अपने सेटिस्फैक्शन पर उस सम को क्या है एक्सेप्ट कर लेता है जो कि सम 2,000 रुपीज़ का है, तो होल सम का डिस्चार्ज उसमें सेटिस्फाई हो गया क्योंकि उसमें बी ने अपनी असेंट दे दी, ठीक है। इलस्ट्रेशन ई में भी यही प्रोविज़न बताया गया है। आगे सेक्शन 64 में हम पढ़ते हैं कंसिक्वेंस ऑफ रेसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई व्यक्ति है जिसके ऑप्शन पर कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको क्या है रेस्काइंड किया जा सकता है, उसको क्या है एब्स्ट्रैक्ट किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है एंड द अदर पार्टी को उस प्रोमाइज़ को परफॉर्म करने की कोई नीड नहीं है जिसमें भी क्या है प्रोमाइज़र इंक्लूड है। और जो पार्टी रेस्काइंड करती है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को, अगर वो वहाँ से कोई बेनिफिट रिसीव करती है कोई दूसरी पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट से, तो वो उस बेनिफिट को क्या है रिस्टोर करेगी उस व्यक्ति को जिस पार्टी से उसने रिसीव करी है, ठीक है। सेक्शन 64 में हमें ये बताया है। सेक्शन 65 में हम आते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज़ रिसीव एडवांटेज अंडर ए वॉइड एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट दैट। अगर उस व्यक्ति का ऑब्लिगेशन क्या होगा जिसने कि रिसीव करा है एडवांटेजमेंट और जो कि वॉइड एग्रीमेंट पर है कॉन्ट्रैक्ट पर है, तो उस केस में क्या है वो वॉइड हो जाएगा और एग्रीमेंट क्या है एग्रीमेंट को डिस्कवर करने पर वो क्या है एग्रीमेंट वॉइड होगा और कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है वॉइड हो जाएगा। एनी पर्सन अगर उसने क्या है कोई एडवांटेजमेंट रिसीव करी है उस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट से, तो वो बाउंड होगा उसको रिस्टोर करने के लिए और कंपनसेशन करने के लिए जिस व्यक्ति के बिहाफ पर उसने वो एडवांटेजमेंट ली है, ठीक है। आगे आते हैं इसके इलस्ट्रेशन से पढ़ते हैं। ए इलस्ट्रेशन में बताया गया है ए पेज बी 1,000 रुपीज़ इन कंसिडरेशन ऑफ बीज प्रोमाइज टू मैरी सी। ए पे करेगा बी को 1,000 रुपीज़ इस कंसिडरेशन में कि अगर बी सी से शादी कर ले एंड एज डॉटर जो कि ए की डॉटर है, ठीक है। सी उस केस में क्या है बाद में एट द टाइम ऑफ प्रोमाइजी के टाइम पर वो उसकी डेथ हो जाती है तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा वॉइड हो जाएगा। लेकिन बी क्या है बी इज बाउंड टू रिपे ए टू 1,000 रुपीज़, ठीक है। बी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए कॉन्ट्रैक्ट विथ बी टू डिलीवर टू हिम 250 मोन्स ऑफ राइस बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ मई। तो क्या है फर्स्ट डे ऑफ मई को वो 250 मोन्स ऑफ राइस देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी को, और ए डिलीवर करता है 130 मोन्स ओनली बिफोर द डे, उस डे से पहले, उसके बाद में नहीं कोई भी। तो बी क्या है रिटेन्स करता है 130 मोन्स आफ्टर द फर्स्ट में, वो ले लेता है कि फर्स्ट में के बाद में 130 एंड ही इज़ बाउंड टू पे, तो वो क्या है ए को पे करने के लिए बाउंड है, ठीक है। सी इलस्ट्रेशन में बताया गया है ए सिंगर कॉन्ट्रैक्ट विद बी द मैनेजर ऑफ द थिएटर टू सिंग एट हिज थिएटर फॉर 2 नाइट्स। एवरी वीक पर 2 नाइट्स गाने के लिए वो क्या है कॉन्ट्रैक्ट करता है, और नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए वो क्या है बीइंग एज टू पे नेक्स्ट 2 मंथ के लिए, और बी क्या है
उस केस में उसको पे करने के लिए, जो कि 100 रुपीज़ देने के लिए ईच नाइट की परफॉर्मेंस के लिए इंगेज हो जाता है, तो 6 नाइट पर ए विलफुली एब्सेंट हो जाता है थिएटर से, तो बी उस केस में उस कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड कर सकता है। एंड 5th नाइट पर जब उसने गाया है उसके लिए उसको पेमेंट कर दी जाएगी। ठीक है। डी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए कॉन्ट्रैक्ट टू सिंग फॉर, ए कॉन्ट्रैक्ट करता है गाने के लिए बी के लिए एट ए कॉन्सर्ट 1000 रुपीज़ पर, जो कि उसको पेड किया गया है एडवांस में। और ए बाद में क्या है, टू इल बीमार हो जाता है गाने के लिए, तो वो बाउंड नहीं है टू मेक कंपनसेशन टू बी फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को देने के लिए। एंड बी हैव मेड इट टू ए हैज़ बीन एबल टू सिंग, अगर बी क्या है वो उस केस में ही ले सकता है जब ए क्या है एबल हो जाता है गाने के लिए, तब भी उसका रिफंड ले सकता है। ठीक है। आगे आते हैं सेक्शन 66, जिसमें हम मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड रिवोकिंग ऑफ रेसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ते हैं। द रेसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में भी कम्युनिकेट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का कोई पार्ट रेस्काइंड करना है, रेसेशन करना है, तो उस केस में उसको क्या है कम्युनिकेट किया जाएगा और रिवोक नहीं किया जाएगा इन द सेम ऑफ सच मैनर, सॉरी कम्युनिकेट किया जाएगा, रिवोक्ड किया जाएगा इन द मैनर एंड सब्जेक्ट टू सेम रूल, उस रूल के हिसाब से जो कम्युनिकेशन और रिवोकेशन प्रपोजल के मैनर में उनको बताया गया है उस बेस पर। ठीक है। सेक्शन 6 में हमें बताया गया है इफेक्ट ऑफ नेगलेक्ट ऑफ प्रोमाइजी टू अफोर्ड प्रोमाइजर रिजनेबल फैसिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, अगर कोई प्रोमाइजर किसी प्रोमाइजी को रिजनेबल फैसिलिटी देता है परफॉर्मेंस के करने के लिए, और उस केस में अगर कोई प्रोमाइजी नेगलेक्ट या रिफ्यूजल करता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ये सेक्शन 67 में हमें बताया गया है। इफ एनी प्रोमाइजी नेगलेक्ट एंड रिफ्यूज टू परफॉर्म द प्रोमाइजर रिजनेबल फैसिलिटी, उस प्रोमाइज को परफॉर्म करने के लिए क्या है वो आता है, तो प्रोमाइजर क्या है एग्जीक्यूज्ड होगा, वो उसके लिए एग्जीक्यूशन दे सकता है। उस केस में क्या है कि वो बोल सकता है कि वो ही इज़ रेडी टू विलिंग टू परफॉर्म बट नॉट प्रोमाइजर इज रेडी, तो उस केस में नेगलेक्ट एंड रिफ्यूजल के बारे में वो उस नॉन परफॉर्मेंस के लिए लाइएबल नहीं है। ठीक है। इसके इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू रिपेयर बीज हाउस, ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ में ए के घर को रिपेयर करने के लिए, बी नेगलेक्ट एंड रिफ्यूजल टू पॉइंट आउट टू ए एंड प्लेस हिज हाउस रिक्वायर रिपेयर, तो क्या है बी उस केस में नेगलेक्ट कर देता है उसके पॉइंट आउट ए को, जिस प्लेस पर बी उसका हाउस रिपेयर करने की उसको रिक्वायर है। ठीक है। ए एग्जीक्यूट करता है फॉर नो परफॉर्मेंस, ए ने क्या है एग्जीक्यूट कर दिया कि उस कॉन्ट्रैक्ट में नॉन परफॉर्मेंस हुआ है एज ए रीजन ऑफ द प्रोमाइजी इज कॉज्ड बाय द। सेक्शन 67 के बाद में हमारा चैप्टर 4 खत्म होता है। ठीक है। सो दिस क्लास इज हेल्पफुल फॉर योर जुडिशियरी एंड लीगल सर्विसेज एग्जाम, एंड लाइक सब्सक्राइब माय चैनल लीगल फैक्ट्स। थैंक यू।